पीटर लिंच अमेरिका के नंबर 1 मनी मैनेजर हैं। उनका मंत्र सीधा है, आम निवेशक भी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं और थोड़ी सी रिसर्च करके वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों की तरह ही सफल स्टॉक चुन सकते हैं। निवेश के मौके हर आम इंसान के लिए मौजूद हैं। आपको बस अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना है, मॉल से लेकर अपने काम की जगह तक, और आप पेशेवर विश्लेषकों से पहले ही संभावित सफल कंपनियों की खोज कर सकते हैं। विशेषज्ञों पर यह बढ़त ही आपको 10 बैगर्स दिलाती है, वो स्टॉक्स जो 10 गुना या उससे ज्यादा बढ़ते हैं और एक औसत स्टॉक पोर्टफोलियो को एक स्टार परफॉर्मर में बदल देते हैं। ये किताब एक आम निवेशक को प्रोत्साहित करने और बुनियादी जानकारी देने के लिए लिखी गई थी। किसने सोचा था कि इसकी 10 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकेंगी? आज भी मुझे यकीन है कि जिन सिद्धांतों ने मुझे फिडेलिटी मैगलिन फंड में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की, वे आज भी स्टॉक में निवेश करने पर उतने ही लागू होते हैं। मेरा पहला नियम है, वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों की सलाह लेना बंद कीजिए। 20 साल इस व्यवसाय में बिताने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग का सिर्फ 3% इस्तेमाल करके वॉल स्ट्रीट के औसत विशेषज्ञ से बेहतर स्टॉक चुन सकता है। देखिए, ये कोई सर्जरी या प्लम्बिंग नहीं है, ये निवेश है जहां स्मार्ट मनी उतना स्मार्ट नहीं होता और जिसे डम्प मनी कहा जाता है वो उतना डम्प नहीं होता जितना वो सोचता है। डम्प मनी केवल तब डम्प होता है जब वो स्मार्ट मनी की सुनता है। अगर आप थोड़ा भी सतर्क रहते हैं तो आप अपने काम की जगह से या पड़ोस के शॉपिंग मॉल से शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स को वॉल स्ट्रीट के जानने से बहुत पहले चुन सकते हैं। एक अमेरिकी उपभोक्ता होते हुए आपने अनजाने में ही दर्जनों कंपनियों पर बहुत सारा फंडामेंटल विश्लेषण कर लिया है, और अगर आप उस उद्योग में काम करते हैं तो और भी बेहतर। यहीं पर आपको 10 बैगर्स मिलेंगे। वॉल स्ट्रीट की भाषा में 10 बैगर एक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें आपने अपने पैसे को 10 गुना कर लिया हो। मेरे व्यवसाय में 4 गुना रिटर्न अच्छा है, लेकिन एक 10 बैगर बहुत ही शानदार होता है। अगर आपने कभी शेयर बाजार में 10 बैगर हासिल किया है तो आप जानते हैं कि ये कितना आकर्षक हो सकता है। आपको शायद लगता होगा कि 10 बैगर केवल किसी अजीब सी कंपनी के वाइल्ड पेनी स्टॉक में ही हो सकता है, लेकिन असल में कई 10 बैगर्स उन कंपनियों में हैं जिन्हें आप जानते हैं। डंकिन डोनट्स, वॉलमार्ट, टॉयज आर अस, सुबारू, कुछ नाम है। ये वो कंपनियां हैं जिनके उत्पादों को आपने पसंद किया है, लेकिन किसने सोचा होगा कि अगर आपने सुबारू कार के साथ सुबारू का स्टॉक खरीदा होता तो आज आप करोड़पति होते? ये सच है। अगर आपने 1977 में 2 रुपए प्रति शेयर के निचले स्तर पर स्टॉक खरीदा होता और 1986 में इसके उच्चतम स्तर पर बेचा होता तो ये 156 बैगर होता, यानी $6,410 का निवेश आपको ठीक 1 मिलियन दिलाता। एक पुरानी कार के बजाय आपके पास एक हवेली और गैराज में कुछ जगवार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होता। इन शानदार रिटर्न्स को पाने के लिए आपको बस अपने आसपास की सामान्य जानकारी की ताकत को समझना था। न्यू इंग्लैंड के एक फायरमैन की एक प्रसिद्ध कहानी है। 1950 के दशक में उसने देखा कि एक स्थानीय टैमरैंड्स प्लांट बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। उसने सोचा कि वे इतनी तेजी से विस्तार नहीं कर रहे होते अगर वे समृद्ध नहीं हो रहे होते। इस धारणा पर उसने और उसके परिवार ने $2000 का निवेश किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले 5 वर्षों तक हर साल 2000 और डाले। 1972 तक वो फायरमैन एक करोड़पति था। आपको क्या लगता है, निवेश के बेहतरीन आइडियाज कहां से आते हैं? महंगे टर्मिनल्स के इर्द गिर्द होने वाली ऊंचे स्तर की गपशप से? मुझे अपने कई बेहतरीन आइडियाज उसी तरह मिलते हैं जैसे उस फायरमैन को मिले थे। मैं सैकड़ों कंपनियों से बात करता हूं, सीईओ और वित्तीय विश्लेषकों के साथ घंटों बिताता हूं, लेकिन मुझे बड़े विजेता स्टॉक्स अक्सर काम के बाहर की स्थितियों में मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपको मिल सकते हैं। टैको बेल, कैलिफोर्निया की यात्रा पर मैं उनके बुरीटो से प्रभावित हुआ। ला क्विंटा मोटर इन्स, किसी प्रतिद्वंदी हॉलिडे इन वाले ने इसके बारे में बताया। एप्पल कंप्यूटर, मेरे बच्चों के पास घर पर एक था और फिर ऑफिस के सिस्टम मैनेजर ने कई खरीद लिए। डंकिन डोनट्स, मुझे उनकी कॉफी बहुत पसंद थी। मेरी पत्नी कैरोलिन मेरे सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। उसी ने एल लेग्स की खोज की थी। एल लेग्स सामान्य ज्ञान की शक्ति का एक सटीक उदाहरण है। ये 70 के 2 सबसे सफल उपभोक्ता उत्पादों में से एक निकला। उस दशक की शुरुआत में मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। मुझे टेक्सटाइल बिजनेस की अच्छी समझ थी, लेकिन ये सारी जानकारी कैरोलिन की खोज के आगे कुछ भी नहीं थी। मुझे एल लेग्स मेरी रिसर्च में नहीं मिला, उसे ये ग्रोसरी की दुकान पर मिला। चेकआउट काउंटर के पास एक नए डिस्प्ले में रंगीन प्लास्टिक के अंडों में पैक महिलाओं की पैंटीहोस थीं। कंपनी हेन्स देश भर में कई जगहों पर एल लेग्स का परीक्षण कर रही थी। कैरोलिन को यह महसूस करने के लिए टेक्सटाइल एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं थी कि एल लेग्स एक बेहतर उत्पाद था। उसने बस एक जोड़ी खरीदी और उसे आजमाया।
ये स्टॉकिंग ज्यादा मजबूत थी और उनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुख्य आकर्षण सुविधा थी। आप इसे डिपार्टमेंट स्टोर की विशेष यात्रा किए बिना ग्रोसरी की दुकान से ही खरीद सकते थे। कितनी महिलाओं, स्टोर क्लर्क्स और उनके पतियों को एलएक्स की सफलता के बारे में पता होगा? लाखों। प्रोडक्ट के आने के 2 या 3 साल बाद आप हजारों सुपरमार्केट्स में से किसी में भी जाकर ये महसूस कर सकते थे कि ये एक बेस्ट सेलर है। वहां से ये पता लगाना आसान था कि एलएक्स हिंस द्वारा बनाया गया था और हिंस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था। कैरोलिन ने जब मुझे हिंस के बारे में बताया तब मैंने रिसर्च की। कहानी मेरी सोच से भी बेहतर निकली। हिंस का स्टॉक 6 गुना बढ़ा और फिर उसे कंसोलिडेटेड फूड्स ने खरीद लिया। मुझे यकीन है कि अगर हिंस को खरीदा नहीं गया होता तो ये 50 बैगर होता। एलएक्स की खूबी ये है कि आपको इसके बारे में शुरुआत से जानने की जरूरत नहीं थी। आप हिंस का स्टॉक पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल भी खरीद सकते थे और फिर भी अपना पैसा कम से कम 3 गुना कर लेते। लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया। वे शायद सोलर एनर्जी या सैटेलाइट डिश कंपनियों के स्टॉक खरीदने में व्यस्त थे और अपना पैसा गंवा रहे थे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको कंपनी की कमाई की संभावनाओं, वित्तीय स्थिति, प्रतियोगी स्थिति और विस्तार की योजनाओं पर होमवर्क करना होगा। सिर्फ इसलिए कि आपको किसी स्टोर में खरीदना पसंद है या कोई उत्पाद आपका फेवरेट है या किसी रेस्तोरेंट का खाना आपको अच्छा लगता है, ये स्टॉक खरीदने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ये केवल एक शुरुआती बिंदु है। अब स्टॉक चुनने से पहले खुद को एक स्टॉक पिकर के रूप में आंकना जरूरी है। आपको ये तय करना होगा कि क्या स्टॉक बॉन्ड से ज्यादा रिस्की हैं, आपकी वित्तीय जरूरतें क्या हैं और आप प्राइसेस में अचानक और गंभीर गिरावट पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये व्यक्तिगत तैयारी, ज्ञान और शोध जितनी ही महत्वपूर्ण है। अंततः ये शेयर बाजार या कंपनियां नहीं बल्कि निवेशक स्वयं है जो अपने भाग्य का निर्धारण करता है। शेयर चुनने का कोई वंशानुगत गुण नहीं होता। मेरे अपने इतिहास को ही देख लीजिए। मेरे ज्यादातर रिश्तेदारों को शेयर बाजार पर भरोसा नहीं था और इसका अच्छा कारण भी था। वे महामंदी के दौर से गुजरे थे और 29 के क्रैश को फर्स्ट हैंड जानते थे। हमारे घर में कोई भी स्टॉक की सिफारिश नहीं करता था। मेरे पिता, जो एक मेहनती व्यक्ति और पूर्व गणित के प्रोफेसर थे, मेरे 10 साल का होने पर गुजर गए। इस त्रासदी के कारण मेरी माँ को काम पर जाना पड़ा और मैंने 11 साल की उम्र में एक कैडी के रूप में पार्ट टाइम नौकरी करके मदद करने का फैसला किया। बॉस्टन के बाहर एक प्रतिष्ठित क्लब ब्रेबर्न में कैडी होने के फायदे थे। मेरे क्लाइंट प्रमुख निगमों के अध्यक्ष और सीईओ थे, जिलेट, पोलरॉइड और सबसे महत्वपूर्ण फिडेलिटी। अगर आपको शेयरों में शिक्षा चाहिए तो गोल्फ कोर्स किसी बड़े एक्सचेंज के फ्लोर पर होने के बाद सबसे अच्छी जगह थी। एक ही राउंड में मुझे शायद 5 गोल्फ टिप्स के बदले 5 स्टॉक टिप्स मिल जाते थे। मैंने जो खुशी हंसी कहानियां सुनी, उन्होंने मुझे पारिवारिक धारणा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया कि शेयर बाजार पैसा खोने की जगह है। मेरे कई क्लाइंट्स ने वाकई शेयर बाजार में पैसा बनाया था। मैंने कॉलेज के दूसरे साल में अपना पहला स्टॉक खरीदा, फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस, 7 रुपये प्रति शेयर पर। मैंने ये एक लेख के आधार पर चुना था जिसमें एयर फ्रेट के भविष्य के बारे में बताया गया था। लेकिन स्टॉक इसलिए नहीं बढ़ा, ये वियतनाम युद्ध की वजह से बढ़ा, जब फ्लाइंग टाइगर ने सैनिकों और माल को प्रशांत क्षेत्र में लाने ले जाने में भारी मुनाफा कमाया। 2 साल से भी कम समय में फ्लाइंग टाइगर 32 रुपए पर पहुंच गया और मुझे मेरा पहला 5 बैगर मिला। मैंने धीरे धीरे इसे बेचकर ग्रेजुएट स्कूल की फीस भरी। अगर आपका पहला स्टॉक आपके फाइनेंस के भविष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका पहला प्यार आपके रोमांस के भविष्य के लिए, तो फ्लाइंग टाइगर का चुनाव एक बहुत ही भाग्यशाली घटना थी। इसने मुझे साबित कर दिया कि बड़े रिटर्न वाले स्टॉक्स मौजूद हैं। ये मानना कि वॉल स्ट्रीट के पेशेवर रोमांचक स्टॉक खरीदने के कारण ढूंढ रहे हैं सरासर गलत है। फंड मैनेजर ज्यादातर रोमांचक स्टॉक न खरीदने के कारण ढूंढ रहा होता है ताकि अगर वे स्टॉक ऊपर चले जाएं तो वो सही बहाने दे सके। ये लंबी लिस्ट है, जैसे ये मेरे खरीदने के लिए बहुत छोटा था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक नॉन ग्रोथ इंडस्ट्री में था, अप्रमाणित मैनेजमेंट, ये एक अनकहा नियम है। आप आईबीएम में अपने क्लाइंट का पैसा खोकर कभी अपनी नौकरी नहीं खोएंगे। अगर आईबीएम खराब प्रदर्शन करता है तो क्लाइंट और बॉस पूछेंगे, इस आईबीएम को आजकल हो क्या गया है। लेकिन अगर ला क्विंटा मोटर इंस खराब प्रदर्शन करता है तो वे पूछेंगे, तुम्हें क्या हो गया है। यही कारण है कि सुरक्षा के प्रति सचेत पोर्टफोलियो मैनेजर्स अनजाने ला क्विंटा नहीं खरीदते। वे वॉलमार्ट तब नहीं खरीदते जब वो अर्कानसास के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा स्टोर होता है। वे वॉलमार्ट तब खरीदते हैं जब अमेरिका के हर बड़े शहर में एक आउटलेट होता है। 50 एनालिस्ट कंपनी को फॉलो करते हैं और वॉलमार्ट का चेयरमैन पीपल मैगजीन में छपता है। तब तक स्टॉक $4 से $40 का हो चुका होता है। एक आम निवेशक के तौर पर आपको संस्थाओं की तरह निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक संस्था की तरह निवेश करते हैं तो आपका प्रदर्शन भी वैसा ही होगा, जो मोस्टली मामलों में बहुत अच्छा नहीं होता। आपके पास वो बढ़त है जो उनके पास नहीं है। आप अपने पड़ोस में या काम की जगह पर शानदार अवसर ढूंढ सकते हैं, महीनों या सालों पहले, जब तक ये खबर एनालिस्टों और फंड मैनेजरों तक पहुंचे।
अब सवाल ये है, क्या ये जुआ है? अक्टूबर जैसी बड़ी उथल पुथल के बाद कुछ निवेशक बॉन्ड्स में शरण ले लेते हैं। क्या स्टॉक बॉन्ड से ज्यादा रिस्की हैं? बेशक, स्टॉक जोखिम भरे हैं। कहीं नहीं लिखा है कि एक स्टॉक हमें कुछ देने के लिए बाध्य है, लेकिन लंबी अवधि में ऐतिहासिक रूप से शेयरों में निवेश करना निस्संदेह कर्ज में निवेश करने से ज्यादा लाभदायक है। 1927 से कॉमन स्टॉक्स ने औसतन 9.8% प्रति वर्ष का लाभ दर्ज किया है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए ये 5%, सरकारी बॉन्ड्स के लिए 4.4% और ट्रेजरी बिल के लिए 3.4% रहा है। शेयरों में आपको कंपनी की ग्रोथ का साथ मिलता है। आप एक समृद्ध और विस्तार करने वाले व्यवसाय में भागीदार हैं। बॉन्ड्स में आप सिर्फ पैसा उधार देने वाले हैं। जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो सबसे अच्छी उम्मीद यही होती है कि आपको वो ब्याज सहित वापस मिल जाए। आप बॉन्ड में कभी भी 10 बैगर हासिल नहीं करेंगे। सच कहूं तो निवेश को जुए से उन साफ सुथरी श्रेणियों में अलग करने का कोई तरीका नहीं है जो हमें आश्वस्त करने के लिए होती हैं। मेरे लिए एक निवेश बस एक जुआ है जिसमें आप अपने पक्ष में बाधाओं को झुकाने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो अटलांटिक सिटी हो या S&P 500 या बॉन्ड बाजार। वास्तव में शेयर बाजार मुझे सबसे ज्यादा एक स्टड पोकर गेम की याद दिलाता है। आपकी मेज पर कई कार्ड खुले पड़े हैं, अगर आप जानते हैं कि उन्हें कहां देखना है। कंपनियों के बारे में कुछ बुनियादी सवाल पूछकर आप ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी के बढ़ने और समृद्ध होने की संभावना है और कौन सी नहीं। जब तक कार्ड सफलता की अनुकूल संभावनाओं का सुझाव देते हैं, आप गेम में बने रहते हैं। जो लोग शेयर बाजार में सफल होते हैं वे भी समय समय पर होने वाले नुकसान, असफलताओं और अप्रत्याशित घटनाओं को स्वीकार करते हैं। विनाशकारी गिरावटें उन्हें खेल से बाहर नहीं डराती। इससे पहले कि आप किसी भी चीज का एक शेयर खरीदें, 3 व्यक्तिगत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। 1. क्या मेरे पास एक घर है? 2. क्या मुझे पैसे की जरूरत है? और 3. क्या मेरे पास वे व्यक्तिगत गुण हैं जो मुझे शेयरों में सफलता दिलाएंगे? पहला सवाल, एक घर। शेयरों में कुछ भी निवेश करने से पहले आपको एक घर खरीदने पर विचार करना चाहिए। एक घर एक ऐसा अच्छा निवेश है जो लगभग हर कोई कर लेता है। लाखों रियल एस्टेट के शौकीनों ने अपने घरों में शानदार निवेश किया है। बैंक आपको 20% डाउन पेमेंट पर इसे हासिल करने देते हैं, जो आपको लीवरेज की असाधारण शक्ति देता है। अगर आप 20% डाउन पर $100,000 का घर खरीदते हैं और घर का मूल्य 5% प्रति वर्ष बढ़ता है, तो आप अपने डाउन पेमेंट पर 25% का रिटर्न कमा रहे हैं और लोन पर ब्याज टैक्स डिडक्टेबल है। लोग अपने घरों को महीनों तक चुनते हैं और मिनटों में अपने स्टॉक चुनते हैं। वे एक अच्छे माइक्रोवेव ओवन की खरीदारी में ज्यादा समय बिताते हैं बजाय एक अच्छे निवेश की खरीदारी के। दूसरा सवाल, क्या मुझे पैसे की जरूरत है? अगर आपको 2 या 3 साल में बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए भुगतान करना है तो उस पैसे को शेयरों में न डालें। स्टॉक 10 से 20 वर्षों में अपेक्षाकृत अनुमानित होते हैं। वे 2 या 3 वर्षों में ऊपर या नीचे होंगे, इसका फैसला आप सिक्का उछाल कर भी कर सकते हैं। केवल वही निवेश करें जिसे आप निकट भविष्य में अपने दैनिक जीवन पर किसी भी प्रभाव के बिना खो सकते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गुण हैं? इस लिस्ट में पेशेंस, सेल्फ रिलायंस, कॉमन सेंस, दर्द सहने की क्षमता, खुले विचारों वाला होना, टुकड़ी, दृढ़ता, विनम्रता, लचीलापन, स्वतंत्र शोध करने की इच्छा, गलतियों को स्वीकार करने की समान इच्छा और सामान्य घबराहट को नजरअंदाज करने की क्षमता शामिल होनी चाहिए। अपनी मानवीय प्रकृति और अपनी आंतरिक भावनाओं का विरोध करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। ये अजीब है कि लोग कितनी बार सबसे दृढ़ता से महसूस करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं या अर्थव्यवस्था में सुधार होने वाला है, ठीक जब विपरीत होता है। चाल ये नहीं है कि आप अपनी आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करना सीखें, बल्कि ये है कि आप उन्हें नजरअंदाज करने के लिए खुद को अनुशासित करें। अपने शेयरों के साथ तब तक बने रहें जब तक कंपनी की मूलभूत कहानी नहीं बदल जाती। तो क्या ये एक अच्छा बाजार है? मुझसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार की भविष्यवाणी के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जब भी मुझे प्रमोशन मिलता है बाजार नीचे चला जाता है। आपको शेयरों में पैसा बनाने के लिए शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने की जरूरत नहीं है, वरना मैंने कोई पैसा नहीं बनाया होता।
हजारों विशेषज्ञ हर चीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे किसी भी उपयोगी निरंतरता के साथ बाजारों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक आम निवेशक के पास क्या मौका है? मैं अपनी कॉकटेल पार्टी थ्योरी बताता हूँ। एक ऊपर जाते बाजार के पहले चरण में जो कुछ समय से नीचे था और जिसके फिर से उठने की किसी को उम्मीद नहीं होती, लोग शेयरों के बारे में बात नहीं कर रहे होते। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करता हूं, तो वे विनम्रता से सिर हिलाते हैं और चले जाते हैं। दूसरे चरण में बाजार पहले चरण से 15% ऊपर है, लेकिन कुछ ही लोग ध्यान दे रहे हैं। लोग अभी भी मुझसे शेयरों के बजाय किसी दंत चिकित्सक से दांतों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तीसरे चरण में बाजार 30% ऊपर है और एक इच्छुक पार्टियों की भीड़ दंत चिकित्सक को नजरअंदाज करके मेरे चारों ओर घेरा बना लेती है। वे मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। चौथे चरण में वे फिर से मेरे चारों ओर भीड़ लगाते हैं, लेकिन इस बार ये बताने के लिए कि मुझे कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। यहाँ तक कि दंत चिकित्सक के पास भी 3 या 4 टिप्स होते हैं। जब पड़ोसी मुझे बताते हैं कि क्या खरीदना है और फिर मुझे लगता है कि काश मैंने उनकी सलाह मान ली होती, तो ये एक निश्चित संकेत है कि बाजार अपने शीर्ष पर पहुंच गया है और गिरने वाला है। बाजार अप्रसंग होना चाहिए। अगर मैं आपको ये एक बात समझा सकूं, तो मुझे लगेगा कि इस किताब ने अपना काम कर दिया है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने लिखा है, जहां तक मेरा सवाल है, शेयर बाजार मौजूद नहीं है। यह केवल ये देखने के लिए एक संदर्भ के रूप में है कि क्या कोई मूर्खतापूर्ण कुछ करने की पेशकश कर रहा है। सही स्टॉक चुनें और बाजार खुद अपना ध्यान रखेगा। मैं खराब बाजारों में भी पैसा बना चुका हूं। मेरे कई पसंदीदा 10 बैगर्स ने खराब बाजारों के दौरान अपनी सबसे बड़ी चालें चली। 10 बैगर की तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह घर के पास है। अगर पिछवाड़े में नहीं तो शॉपिंग मॉल में, और खासकर जहां आप काम करते हैं। डंकन डोनट्स, द लिमिटेड, सुबारू, मैकडॉनल्ड्स, सफलता की पहली झलक देश भर में सैकड़ों स्थानों पर स्पष्ट थी। एक आम व्यक्ति को साल में 2 या 3 बार एक संभावित अवसर मिलता है। पेप बॉयज के अधिकारी, क्लर्क, वकील, सप्लायर, यहाँ तक कि फर्श धोने वाले लोग भी पेप बॉयज की सफलता को देख सकते थे। हजारों संभावित निवेशकों को ये टिप मिली और इसमें लाखों ग्राहक तो गिने भी नहीं गए। चाहे आपने ऑफिस, मॉल, कुछ खाकर या खरीदकर किसी स्टॉक पर ध्यान दिया हो, यह खोज खरीदने का संकेत नहीं है। यह सिर्फ एक कहानी की शुरुआत है जिसे विकसित करना होगा। इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। किसी उत्पाद की ताकत पर, स्टॉक पर विचार करते समय पहली बात ये पता करें, उत्पाद की सफलता का कंपनी की बॉटम लाइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब जॉनसन एंड जॉनसन की त्वचा क्रीम रेटिन ए को झुर्रियों से लड़ने वाला बताया गया, तो स्टॉक 2 दिनों में $8 प्रति शेयर उछल गया, जिससे कंपनी के बाजार मूल्य में $1.4 बिलियन जुड़ गए। खरीदार ये देखना भूल गए कि रेटिन ए की बिक्री जॉनसन एंड जॉनसन के लिए केवल $30 मिलियन प्रति वर्ष थी। कंपनी का आकार इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप स्टॉक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां बड़ी स्टॉक चालें नहीं चलती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी के लिए निकट भविष्य में 2 गुना या 3 गुना होना गणितीय रूप से असंभव है। एक बार जब मैं किसी कंपनी का आकार निर्धारित कर लेता हूं, तो मैं उसे 6 आम श्रेणियों में से एक में रखता हूं: स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, एसेट प्लेस और टर्न अराउंड्स। स्लो ग्रोअर्स बड़ी और पुरानी कंपनियां हैं जिनसे देश के जीएनपी से थोड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जाती है। वे एक उदार और नियमित डिविडेंड का भुगतान करते हैं। स्टॉलवर्ड्स कोका कोला, ब्रिस्टल मायर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां हैं। ये मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं जो 10 से 12% वार्षिक आय वृद्धि करती हैं। मैं इन्हें आमतौर पर 30 से 50% लाभ के लिए खरीदता हूं, फिर बेच देता हूं। फास्ट ग्रोअर्स मेरे पसंदीदा निवेशों में से एक हैं। छोटी आक्रामक नई कंपनियां जो 20 से 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती हैं। यह 10 से 40 बैगर्स और यहां तक कि 200 बैगर्स की भूमि है। आपको बस ये पता लगाना है कि वे कब बढ़ना बंद करेंगे और उस ग्रोथ के लिए कितना भुगतान करना है। साइक्लिकल्स वे कंपनियां हैं जिनकी बिक्री और मुनाफे नियमित रूप से बढ़ते और घटते रहते हैं। ऑटो, एयरलाइंस, टायर, स्टील और केमिकल कंपनियां सभी साइक्लिकल्स हैं। साइक्लिकल्स में समय ही सब कुछ है और आपको ये पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि व्यापार कब गिर रहा है या बढ़ रहा है। टर्न अराउंड्स वे कंपनियां हैं जो बुरी तरह से पीटी गई हैं, उदास हैं और अक्सर दिवालियापन के कगार पर होती हैं। ये स्लो ग्रोअर्स नहीं हैं, ये नो ग्रोअर्स हैं। क्राइसलर एक ऐसा ही उदाहरण था। सफल टर्न अराउंड में निवेश करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि सभी श्रेणियों के शेयरों में से उनके उतार चढ़ाव सामान्य बाजार से सबसे कम संबंधित होते हैं। और अंत में एसेट प्ले, यह कोई भी कंपनी है जो किसी मूल्यवान चीज पर बैठी है जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन जिसे वॉल स्ट्रीट की भीड़ ने नजरअंदाज कर दिया है। संपत्ति नकदी का ढेर, रियल एस्टेट या छुपी हुई संपत्ति हो सकती है। पेबल बीच एक बेहतरीन रियल एस्टेट एसेट प्ले था जिसे मैंने मिस कर दिया।
कंपनियां हमेशा एक ही श्रेणी में नहीं रहती हैं, वे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदल सकती हैं। अब जब आपने अपनी कंपनी को वर्गीकृत कर लिया है, तो अगला कदम ये जानना है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है। इसे कहानी के रूप में जाना जाता है। स्टॉक खरीदने से पहले मुझे ये बताने में मजा आना चाहिए कि मैं इसमें क्यों दिलचस्पी रखता हूँ, कंपनी को सफल होने के लिए क्या करना होगा और इसके रास्ते में क्या बाधाएं हैं। यह 2 मिनट का मोनोलॉग होता है। एक स्टॉलवर्ट के लिए मोनोलॉग ऐसा हो सकता है। कोका कोला अपनी पीई रेंज के निचले सिरे पर बिक रहा है। स्टॉक 2 साल से कहीं नहीं गया है। कंपनी ने खुद को कई तरीके से सुधारा है। डाइट ड्रिंक्स ने विकास दर को नाटकीय रूप से बढ़ाया है। विदेशी बिक्री भी शानदार है। इन कारकों के कारण कोका कोला लोगों की सोच से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक फास्ट ग्रोअर के लिए ला क्विंटा एक मोटल श्रृंखला है जो टेक्सास में शुरू हुई थी। यहाँ बहुत लाभदायक थी। कंपनी ने अपने सफल फॉर्मूले को दूसरी जगहों पर सफलतापूर्वक दोहराया है। कंपनी तेजी से भविष्य में विस्तार की योजना बना रही है। कर्ज ज्यादा नहीं है। इसे अभी मार्केट को संतृप्त करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। कहानी की जांच करने के बाद कुछ प्रसिद्ध नंबरों पर भी एक नजर डालना उपयोगी होता है। पहला है पीई अनुपात यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। किसी भी कंपनी का पीई अनुपात जो उचित मूल्य पर है उसकी वृद्धि दर के बराबर होगा। यहाँ मैं आय की वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ। अगर कोका कोला का पीई 15 है तो आप उम्मीद करेंगे कि कंपनी लगभग 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। लेकिन अगर पीई अनुपात वृद्धि दर से कम है तो आपको एक सौदा मिल सकता है। दूसरा, कंपनी की नकदी स्थिति। फोर्ड के पास प्रति शेयर $16.30 नकद था, कर्ज चुकाने के बाद भी। इसका मतलब था कि मैं ऑटो कंपनी को $38 प्रति शेयर पर नहीं खरीद रहा था, बल्कि $21.60 पर। $38 माइनस $16.30 का 21.60 की कीमत पर इसका पीई सिर्फ 3.1 था। यह एक आकर्षक संख्या थी। तीसरा, ऋण कारक। कंपनी पर कितना कर्ज है और उसके पास कितनी संपत्ति है। एक सामान्य कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में 75% इक्विटी और 25% ऋण होता है। फोर्ड की बैलेंस शीट बहुत मजबूत थी, जिसमें 91% इक्विटी और 10% से कम ऋण था। एक कमजोर बैलेंस शीट में 80% ऋण और 20% इक्विटी हो सकती है। चौथा, बुक वैल्यू। बताई गई बुक वैल्यू का अक्सर कंपनी के वास्तविक मूल्य से बहुत कम संबंध होता है। यह अक्सर वास्तविकता को बहुत बड़े अंतर से कम या ज्यादा बताती है। छुपी हुई संपत्ति पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कंपनियों के पास भूमि, इमारती, लकड़ी, तेल या कीमती धातुएं जैसी प्राकृतिक संपत्तियां हो सकती हैं जो उनकी किताबों में वास्तविक मूल्य के एक छोटे भाग पर दर्ज होती हैं। कोका कोला या रॉबिन्सन जैसे ब्रांड नामों का भी अपार मूल्य है जो किताबों में प्रतिबिंबित नहीं होता। पांचवा, नकदी प्रवाह। नकदी प्रवाह वह राशि है जो एक कंपनी व्यापार करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त करती है। सभी कंपनियां नकदी प्राप्त करती हैं, लेकिन कुछ को इसे प्राप्त करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ता है। मैं उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करता हूं जो पूंजीगत व्यय पर निर्भर नहीं करती हैं। और अंत में आय वृद्धि दर। वृद्धि विस्तार का पर्याय है। यह वॉल स्ट्रीट पर सबसे अधिक प्रचलित गलतफहमी है, जिससे लोग फिलिप मॉरिस जैसी वास्तव में महान विकास कंपनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिलिप मॉरिस लागत कम करके और खासकर कीमतें बढ़ाकर आय बढ़ा सकता है। यही एकमात्र वृद्धि दर है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, आय। हर कुछ महीनों में कंपनी की कहानी का फिर से जांचना उपयोगी होता है। इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ना और ये पूछना शामिल हो सकता है कि क्या आय अपेक्षा के अनुसार बनी हुई है। फास्ट ग्रोअर्स के साथ खासकर आपको खुद से पूछना होगा कि उन्हें बढ़ने में क्या मदद करेगा। एक ग्रोथ कंपनी के जीवन में 3 चरण होते हैं: स्टार्टअप चरण, तीव्र विस्तार चरण और परिपक्व चरण। दूसरा चरण सबसे सुरक्षित है और जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपने सफल फॉर्मूले को दोहराकर बढ़ रही है। तीसरा चरण सबसे समस्यात्मक है, क्योंकि कंपनी अपनी सीमाओं में आ जाती है। तो आप कब बेचते हैं? एक स्टॉलवर्ट के लिए मैं तब बेचता हूं जब स्टॉक 30 से 50% बढ़ गया हो या जब फंडामेंटल्स खराब हो गए हों। एक साइक्लिकल के लिए सबसे अच्छा समय चक्र के अंत के पास बेचना है, लेकिन कौन जानता है कि वो कब है। एक स्पष्ट संकेत ये है कि माल जमा हो रहा है और कंपनी उनसे छुटकारा नहीं पा रही है। एक फास्ट ग्रोअर के लिए मुख्य बात तीव्र विस्तार के दूसरे चरण का अंत देखना है। जब 40 वॉल स्ट्रीट विश्लेषक स्टॉक को अपनी सबसे उच्चतम सिफारिश दे रहे हों, 60% शेयर संस्थाओं के पास हों और 3 राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने सीईओ की प्रशंसा की हो, तो निश्चित रूप से बेचने के बारे में सोचने का समय है। एक टर्न अराउंड के लिए सबसे अच्छा समय तब होता है जब वह बदल चुका होता है, सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं और हर कोई इसे जानता है। और एसेट प्ले के लिए हाल ही में सबसे अच्छा विचार रेडर की प्रतीक्षा करना है। अगर वास्तव में छुपी हुई संपत्ति है तो कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेगा। इन सभी बातों के बावजूद मैं अमेरिकन्स और सामान्य रूप से निवेश के बारे में आशावादी हूँ। जब आप शेयरों में निवेश करते हैं तो आपको मानव स्वभाव, कैपिटलिज्म, देश और सामान्य रूप से भविष्य की प्रस्परिता में एक मूलभूत विश्वास होना चाहिए। अब तक कुछ भी मुझे इससे डिगा नहीं पाया है।
किसी महीने, साल या 3 साल में बाजार में तेजी से गिरावट आएगी। बाजार में गिरावट उन कंपनियों के स्टॉक खरीदने के सबसे अच्छे अवसर हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। बाजार की दिशा का 1 या 2 साल में अनुमान लगाना असंभव है। आगे बढ़ने के लिए आपको हर समय सही होने की या बहुमत के समय भी नहीं। सबसे बड़े विजेता मेरे लिए भी आश्चर्य की बात होते हैं। बड़े परिणाम आने में महीनों नहीं बल्कि सालों लगते हैं। धैर्य रखें, देखी हुई केतली कभी नहीं उबलती। और याद रखें, हमेशा चिंता करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। नए विचारों के लिए खुले दिमाग रखें। मैंने अपने हिस्से के 10 बैगर्स को मिस किया है और इसने मुझे बाजार को मात देने से नहीं रोका है।